जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है, जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ही ढोता है, चेहरे पर मुस्काने चिपका मन ही मन रोता है। जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो। धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। इतने ऊंचे कि आसमान को छू लें, नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बोलें, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूबी न जमे, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूबी न जमे। कोई कांटा न चुभे, कोई कली न खिले, न वसंत हो न पतझड़ हो, सिर्फ ऊंचाई का अंधड़, मात्र अकेलेपन का सन्नाटा। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। कविता जब आप लिखते हैं तो कुछ एकाकीपन का भाव रहता है, कभी अकेला महसूस करते हैं इसलिए लिखते हैं? हाँ, अकेला महसूस तो करता हूँ, भीड़ में भी अकेला महसूस करता हूँ। शादी क्यों नहीं की आपने? घटना चक्र ऐसा चलता गया कि मैं उसमें उलझता गया और विवाह का मुहूर्त नहीं निकला। कोई अफेयर भी कभी नहीं हुआ जिंदगी में? अफेयरों की चर्चा नहीं की जाती है सार्वजनिक रूप से। पिछले 30 साल से आप अपोजिशन में, अगर 2.5 साल छोड़ दी जाएं जनता पार्टी की सरकार के, जब आप विदेश मंत्री थे, बोर नहीं हो गए अपोजिशन में रहते रहते? नहीं, बोर होने का तो सवाल नहीं है। बोर अगर होता तो मैं राजनीति से चला जाता, कोई और काम करता, कोई और धंधा खोजता। अभी बीजेपी ने आपको प्राइम मिनिस्टर अपना अनाउंस किया कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो आप प्रधानमंत्री बनेंगे, आपको कैसा लगा? नहीं, इसकी घोषणा नहीं होना चाहिए थी। पार्टी को इससे नुकसान हुआ या पार्टी को फायदा होगा इस घोषणा से? पार्टी ने तो लाभ के लिए घोषणा की है। क्या लाभ हो सकता है आपको प्रधानमंत्री घोषित करने से पार्टी? मैं उसका विश्लेषण नहीं करना चाहता। लेकिन आप समझते हैं कि व्यक्तिगत रूप से आपको नुकसान हुआ? नहीं, लोग मेरी हर बात को अब जरा ज्यादा बारीकी से देखने लगे और इससे कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हो रही हैं। जहाँ चाहे मैं नहीं जा सकता, किसी भी ढाबे में जाकर खाना नहीं खा सकता, पहचानने वाले ज्यादा हो गए हैं, नमस्कार करने वाले ज्यादा हो गए हैं। लोगों की मानना है कि अगर बीजेपी की 200 सीट भी आई या कुछ सीट मेजॉरिटी में कम रह जाती हैं, तो अगर अटल बिहारी वाजपेयी आगे हैं तो चंद्रशेखर भी उनको सपोर्ट कर देंगे, एन.टी. रामाराव भी सपोर्ट कर देंगे। उनके नाम पे तमाम ऐसे लोग जो उतना ज्यादा कट्टर रूप से बीजेपी के खिलाफ नहीं है, वो सपोर्ट कर देंगे। शायद यही फायदा लेने के लिए आपका नाम उछाला गया। नहीं, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। पार्टी ने जरूर कुछ सोच समझ के मेरा नाम आगे बढ़ाया है। अब वो सोच कहाँ तक सही साबित होता है ये तो भविष्य ही बताएगा। पार्टी के कई लोगों को कोई बात पसंद नहीं आती जितनी आपकी दोस्ती नरसिम्हा राव से। आडवाणी जी की उतनी दोस्ती नहीं है, मुरली मनोहर जोशी जी की उतनी दोस्ती नहीं है। मैं पार्टी से पूछकर दोस्तियां नहीं करता हूँ और पार्टी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। आपकी किताब का विमोचन था, वो भी आपने नरसिम्हा राव से करवाया? हाँ, क्योंकि मैं चाहता था कि नरसिंह राव जी का जो साहित्यकार का पक्ष है वो लोगों के सामने आया। लोग कहते हैं कि ये पहली बार है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री और लीडर अपोजिशन की इतनी दोस्ती है। भारतीय राजनीति में हम एक दूसरे को शत्रु मानकर चले, ये ठीक नहीं है। पॉलिटिकल एडवर्सरी होते हैं, एनिमीज नहीं होते। अभी थोड़ी देर पहले मैं प्रधानमंत्री पर जबरदस्त हमला करके आया हूँ। नूरा कुश्ती लोग मानते हैं ऐसे कि मुस्कुराते रहते हैं आपस में, फिर खड़े होकर बोल देते हैं। नहीं, क्या मुस्कुराए भी ना? क्या लोकतंत्र में मुस्कुराना भी जुर्म है? उन्होंने आपको गुरु भी कह दिया। वो तो व्यंग में कह रहे थे और मैंने उसका जो जवाब दिया वो भी आपने सुना होगा। क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि आजकल गुरु तो गुरु रह जाते हैं और चेले शक्कर हो जाते हैं, और गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु घंटाल की जरूरत है, जो न मैं बन सकता हूँ और न नरसिंह राव जी बन सकते हैं। तो गुरु घंटाल कौन इंडियन पॉलिटिक्स में? आप खोजिए, पता लगाइए। चंद्रशेखर भी आपको गुरु कहते हैं। ये सब आपको राजगुरु बनाना चाहते हैं क्या? ये हमें बना रहे हैं, ये बात सही है। अटल जी, जिस तरह से नरसिम्हा राव से आपकी दोस्ती है, अगर कभी कोई ऐसा मौका आया कि नरसिम्हा राव और बीजेपी की कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनने का अवसर आए तो बनाएंगे आप? हमने इस सवाल पर अभी तक कोई विचार नहीं किया है, न मुझे इस तरह की कोई संभावना दिखाई देती है। तो आपके लिहाज से बीजेपी और कांग्रेस का कोई कोलिशन नहीं हो सकता? भारतीय जनता पार्टी की सारी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ है, कांग्रेस से गठबंधन का प्रश्न नहीं है।
एक कंफ्यूजन आपके बारे में बहुत है कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। कभी आप ग्वालियर से चुनाव लड़ते हैं, कभी विदिशा से, कभी लखनऊ से, तो कभी कहीं से। नहीं, हमारा पैतृक गांव उत्तर प्रदेश में है, लेकिन पिताजी गांव छोड़कर अंग्रेजी पढ़ने के लिए आगरा चले गए थे। फिर इटावा में पढ़े, फिर आगरा में पढ़े, फिर उन्हें ग्वालियर स्टेट में सर्विस मिल गई थी। तो मेरा जन्म ग्वालियर में हुआ था, इसलिए उत्तर प्रदेश का भी मैं हूं और मध्य प्रदेश का भी हूं। तो आपके पिताजी सिंधिया दरबार में नौकरी करते थे? जी हाँ, राज्य की शिक्षा सेवा में थे और वो बड़े पराक्रमी पुरुष थे। तो उसी सिंधिया परिवार के एक बेटे के खिलाफ आप चुनाव लड़ गए ग्वालियर से? नहीं, बेटे को मैंने भारतीय जनसंघ में शामिल भी कराया था। बेटा पहले हमारे साथ था, माँ को छोड़कर बेटा चला गया तो बेटे से लड़ना जरूरी हो गया। लखनऊ सीट को क्यों आपने चुना? इसलिए कि वहाँ मुस्लिम्स का रिएक्शन है हिंदूज के? नहीं, मैं लखनऊ लड़ रहा हूँ 1956 से। एक उपचुनाव में वहां से लड़ा था, हार गया था, मगर बहुत अच्छे मुझे वोट मिले थे। बीजेपी में अकेले आप ऐसे लीडर हैं जिनके बारे में मुस्लिम्स को थोड़ी सी उम्मीद है? नहीं, ऐसा नहीं, उनमें गलतफहमी है, कुछ हमारे विरोधियों ने गलतफहमी पैदा की है। कई प्रदेशों में हमारी सरकारें चल रही हैं, पहले भी बनी थी, कहीं मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं हुआ। आप क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी और बाबरी मस्जिद टूट गई? बाबरी मस्जिद टूट गई, ये बात सच है, हमारी सरकार थी, ये भी सच है, मगर कांग्रेस की सरकार होते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, तो क्या इसके लिए कांग्रेस की सरकार को दोष दिया जाएगा? लेकिन कल्याण सिंह तो कहते हैं कि मेरी मर्जी से हुआ, आप तो क्रेडिट लेते हो। क्रेडिट अगर मिल रहा है तो कौन नहीं लेना चाहेगा? राजनीति में तो क्रेडिट लेने के लिए सभी आतुर रहते हैं। आपको याद होगा जिस दिन ढांचा ढाया गया, मैंने वक्तव्य दिया था और मैंने कहा था कि अच्छा नहीं हुआ। लेकिन 2 दिन बाद फिर आपका स्टैंड थोड़ा सा नरम पड़ गया। नहीं, इसलिए स्टैंड नरम पड़ गया कि पार्लियामेंट में बहस हुई और मैंने सब दलों के सदस्यों को सुना, और तो मुझे लगा कि यहाँ अपने गरिबान में मुंह डालकर देखने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा स्टैंड बदला, ये सच है। लेकिन आप कहते हैं मुसलमानों को संरक्षण देंगे, लेकिन दूसरी तरफ आपका शिवसेना से तालमेल है। बाल ठाकरे के भाषण आपने सुने? बाल ठाकरे क्या बोलते हैं इसकी तरफ आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए। महाराष्ट्र की सरकार क्या करती है इसको जरा गौर से देखिए। मतलब बाल ठाकरे को सीरियसली नहीं लेना चाहिए? ये मैं नहीं कहता, आप मीडिया वाले उनकी उपेक्षा तो कर नहीं सकते, तो इसलिए मुझसे क्यों कुछ कहलवाते हैं। इधर आपने देखा होगा कि बीजेपी भी बिल्कुल कांग्रेस की तरह बिहेव कर रही है। उनकी जितनी भी सरकारें हैं वहां भी करप्शन के चार्जेस हैं, आपस में लड़ाई है, डिसीजन एक्टिविटीज हैं, मार धाड़, जिस तरह से गुटबाजी कांग्रेस के अंदर है और जिस तरह की पॉलिटिक्स कांग्रेस के अंदर, बिल्कुल बीजेपी उसी रास्ते पे जा रही है। नहीं, बिल्कुल उसी रास्ते पर जा रही है, ये तो मैं नहीं मानता। अभी गुजरात में जो कुछ हुआ बिल्कुल कांग्रेस की तरह नहीं था? नहीं, एक दृष्टि से तो वो कांग्रेस से भी एक कदम आगे था। जब मैं वहां गया और मैंने जाकर उनसे बातचीत की तो मुझे लगा कि बहुत छोटी बातों को लेकर इतना बखेड़ा खड़ा हो गया है, तिल का ताड़ बना दिया गया है। मुख्य रूप से शिकायत ये थी कि हमें कोई मिलता नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है। इसीलिए तो कह रहे बीजेपी को तो अनुशासन पार्टी माना जाता, सबसे ज्यादा कहा जाता है कि अनुशासन के मामले में बीजेपी नंबर 1 है, लेकिन ये तो कांग्रेस से बहुत आगे निकल गई। नहीं, अनुशासनहीनता पहली बार देखने को मिली। अनुशासनहीनता का उदाहरण गुजरात में हुआ है जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन बाद में पार्टी ने अपने अनुशासन का परिचय दिया, वो लौट आए और अब वहाँ मिलकर काम कर रहे हैं। इसकी क्या वजह रही कि वघेला ने अडवाणी जी की बात नहीं मानी, आपकी बात मान ली? नहीं, ऐसा नहीं है, वघेला जी से बातचीत चल रही थी, उसमें ऐसा लगा कि वहां जाकर किसी को बात करना चाहिए, तो ये काम मुझे सौंपा गया। अब उन्होंने बात मान ली, ये अच्छा किया। कहते हैं गुजरात क्राइसिस के बाद अटल बिहारी वाजपेयी का कद बढ़ा है, अडवाणी जी का कद कम हुआ है। जी नहीं, ये तो मीडिया कद नापती रहती है, मेरे पास नापने का कोई गज नहीं है और न मैं इस तरह से विश्वास करता हूं। अडवाणी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक लोगों के मन में ये रहता है कि एक ड्यूओ जो है अटल बिहारी अडवाणी, सिर्फ इसको प्रमोट किया जाता है, इसको ट्रियो में नहीं बदलने दे रहे हैं कि अटल बिहारी अडवाणी और जोशी। 3 नाम एक साथ जोड़ने पर नारा ठीक नहीं बनता है, नारा लगाने में कठिनाई होती है, इसलिए नहीं जोड़ा जाता जोशी जी को। जोशी जी त्रिमूर्ति में तो है ही। त्रिमूर्ति मानते हैं, बन गई अब?
नहीं बन गई नहीं, त्रिमूर्ति है। आप लोगों ने बना रखी है। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इसका दूसरा अंत में, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।